दे दे, कुछ भी दे दे। अब इस बॉडी का जो बीच में है बॉडी एक यहाँ पे इसका मास इस बॉडी का मास दिया है m दिया है। इसका मास m दिया है। ये बॉडी का मास m है और फोर्स कांस्टेंट आपको देख रहे हैं कि दिखाया जा रहा है। सवाल में ये पूछा है कि इस बॉडी का टाइम पीरियड क्या होगा। इसको मैंने इधर की तरफ अगर ऐसे थोड़ा सा धकेल कर छोड़ दूँ, ऐसे थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दूँ, अगर कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ना यहाँ से। तो वही पूछा है कि फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। इस बॉडी का टाइम पीरियड क्या होगा, तो यही सवाल है। तो इधर मैं सवाल लिख देता हूँ, फिर आप इसके आगे बढ़ेंगे। टाइम पीरियड ऑफ बॉडी, सभी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है। अगर थीटा का मान 60 हो जाए तो तब भी वही आएगा, मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा कि नहीं। सवाल ये है कि अगर एंगल बदल दिया जाए तो T का मान उतना ही होगा कि बदल जाएगा, उतना ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन यही इतना रहेगा पेपर में कि अगर इसके बीच का एंगल घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बदलेगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं कर सकते, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ एंगल पे क्या डिपेंड करेगा ये सवाल है, इसी बात का ये क्वेश्चन ही है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग सवाल को तो बना ही लिए हैं और जब तक अब मैं बनाऊँगा तब तक आप थोड़ा ध्यान से समझना, लिखना मत, ध्यान से समझना। बच्चों क्या करेंगे, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे आप। इसको स्लाइटली जिधर कहा है उधर ही डिस्प्लेस करना है। अब एकदम शांत होकर चीज़ों को सीखना है। इस बॉडी को मैंने डिस्प्लेस कर दिया। ये जो बॉडी है यह मास वाला, वो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ गया तो अब ये बॉडी यहाँ तो नहीं रहेगा, ये तो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पे आ गया। तो बच्चों जब यहाँ पे आया तो कुछ एक कंप्रेस हुआ है ना। अब ये कितना कंप्रेस हुआ है, आप मान लीजिए ये x कंप्रेस हुआ है, ऐसे इसको मैंने x ले गया। तो अगर ये x ले गया तो इधर की तरफ एक फोर्स लग गया होगा kx, ये सही है। और ये जो स्प्रिंग है इसकी दशा इधर आके ऐसा हो गया होगा। ये वाली जो स्प्रिंग है इसकी भी सिचुएशन कुछ बदल कर ऐसे हो गई होगी, सही है। अब ये ब्लॉक पहले 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 यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया, x चला गया अंदर। अब ये कुछ एंगल होगा, लगभग एंगल कितना होगा, θ/2। लगभग एंगल कितना होगा, θ/2। क्यों थीटा का आधा आधा कर दिया, क्योंकि हम लिखा करते हैं कि स्लाइटली डिस्प्लेस, क्या लिखा करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस। तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया है।
तो जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, थोड़ा सा ही उसको धकेलोगे, तो उसमें कोई ख़ास एंगल में चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने θ/2 ही लिखा है। ये θ/2 है बच्चों, यहाँ भी θ/2 है। अब सुनो, अब थोड़ा इस पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, बड़ा कंसंट्रेट रहिएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर बच्चों ये x इधर आया और ये θ/2 है, और ये फिर हमें बेस निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा θ/2 के साथ? x cos θ/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लेंथ इधर एक्सपैंड जो किया, ये भी कितना हो जाएगा? x cos θ/2 हो जाएगा। ये बात नहीं समझ आ रही है? अब समझ आ रहा है कि x cos θ/2 हो गया। इधर ये लेंथ, इधर वो लेंथ। अगर वो x cos, वो जो एक्सपेंशन है x cos θ/2 है, तो इधर जो फोर्स लगेगा इधर, वो हो जाएगा k x cos θ/2। अब उतना बड़ा लिखना सही नहीं है, जाने दो, मत लिखो। इसको x डैश मान लो, इसको x डैश मान लो, तो थोड़ा छोटा लिखा जाएगा तो अच्छा लगता है देखने में। बहुत बड़ा बड़ा लिख दोगे तो ख़राब लगता है ना। ये kx डैश हो गया। अब बच्चों, फोर्स का कंपोनेंट इधर है, जिधर मोशन होगा उधर का फोर्स चाहिए। फोर्स का कंपोनेंट इधर, जिधर मोशन है उधर का फोर्स चाहिए, तो इधर का फोर्स चाहिए। तो kx डैश, और ये एंगल कितना है? θ/2। तो ये हो जाएगा kx डैश cos θ/2। इधर भी हो जाएगा kx डैश cos θ/2। और इधर क्या है? kx है। अब बताइए, जिधर मैंने इसको डिस्प्लेस किया उसके उल्टा जो फोर्स लगेगा वो रेस्टोरिंग है। बोलो है कि नहीं? अब रेस्टोरिंग फोर्स कितना है? F बराबर, बोलो, -kx बताओ बच्चों, -kx प्लस 2kx डैश cos θ/2। नहीं समझ आया क्या? हाँ, आया समझ में? ठीक, ऐसे समझते रहा करो। अब थोड़ा रुको, उधर जरा करें तब समझो। रेस्टोरिंग फोर्स मैंने लिखा है, इधर जगह नहीं था, इधर खींच लाओ इसको। एक बार फिर बताओ, F बराबर -kx। बच्चा लोग x डैश का मान बोलो। x cos स्क्वायर, हाँ, θ/2 हो गया। F बराबर -k 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 इंटू x। असलेशन A बराबर -k 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 अपान m इंटू x। तो A बराबर हुआ ω² x। मोशन आया SHM, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही गया। और उधर चलो, अब बताओ ओमेगा का मान क्या हुआ? रोड के अंदर 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 के साथ k और नीचे m। बच्चों t का मान 2π√m/k होता है।
लेकिन यहाँ के साथ कुछ और लिखा है, 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2, ये लिखा हुआ, समझ आ रहा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस जगह अपना इस सवाल में t का मान क्या है उसको निकाल लो पहले, और उधर करो, अभी बाद में लिखना। कितना एंगल दिया था क्वेश्चन पेपर में? नहीं, थीटा तो मैंने बोला था ना, वो थीटा यहाँ पे थीटा का मान बदलने पे बात बदल जाएगी। अगर थीटा 90 है तो t बराबर होगा 2π रूट के अंदर m/k 1 + 2 cos स्क्वायर, अब θ/2 माने 45, 2π cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर, 2 कट जाएगा, 2k आ गया, ये आंसर हो गया। अब अगर थीटा बदल दिया जाए, 60 कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए, 120 कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, तो बात बदल जाएगा कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल है, सही है। ये आपको कोई भी एंगल दे देगा तो आप इसमें रख के निकाल लोगे। आपके पेपर में जो पूछा है वो 90 डिग्री ही पूछा है, इसीलिए हर किताब में ऑप्शन लिखा हुआ है, उसे याद मत कर लेना। अगर वो 90 से बदल कर 120 कर देगा तो वही ऑप्शन जो याद रहेगा आपको ऐसा नंबर देगा कि जीवन भर याद रहेगा। हाँ, इसलिए ध्यान से देख के तब लिखना। फिजिक्स है, हर लाइन पे चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए फिजिक्स का क्वेश्चन मैक्सिमम लोग कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो गलत कर जाते हैं, और वो जान भी नहीं पाते कि कैसे गलत हो गया। एकदम हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। और अगर आप उधर नहीं लिखे हों तो लिख लें, पहले चित्र बनाया होगा तो ठीक है, नहीं तो बना लें, तो 2 मिनट बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। फिगर बना लिया था? नहीं बनाया तो बना लो। अब देखो, ये हमें पता है और आपको भी पता रहेगा, t बराबर 2π √m/k होता ही है, m/k होगा, k के साथ 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 है, 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 है बस। आगे बढ़ाता जाऊं। बच्चों, ये t का मान है। अब एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही आता है, इसलिए इसे ध्यान रखना। और एक बात और यहाँ बता दूँ, जो दिमाग में याद आएगा वही से अपना सवाल लग जाएगा। अब इतना अंडरस्टैंडिंग तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, डॉक्टर बनोगे, बड़े डॉक्टर, तो बिना पढ़े नहीं बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ये फार्मूला होता है cos थीटा, ये फार्मूला होता है
जैसे ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, उसे मैं चेंज करूँगा तो cos थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos स्क्वायर करें तो बाई 2 आ जाता है। आपने कई जगह यूज़ किया है, इसी चैप्टर में कई जगह यूज़ किया है, एनर्जी वाले में किया था। तो अगर मैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह 1 प्लस cos थीटा लिख दूं, तो एनसीईआरटी की लाइन में एक जगह यही इक्वेशन लिखा हुआ है, और वो थ्योरेटिकल में लिखा है कि इसे सिद्ध करो। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m k के साथ क्या हो गया 2 प्लस cos थीटा। अब ये थोड़ा आसान लगता है याद करने में और सवाल लगाने में भी। अब थीटा 90 है तो cos 90 कर दोगे तो m बाई 2 के आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब ये देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये एंगल बढ़ाते जाओगे तो टाइम पीरियड बदलेगा। अब टाइम पीरियड कम से कम कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और हमारा टारगेट है कि टाइम पीरियड बढ़ाना नहीं, टाइम पीरियड घटाना। और अगर बढ़ाना टारगेट है तो फिर वो इनफाइनाइट कर दो, जैसे है वैसे रहने दो। हम टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। मैं फ्रेक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ। अगर टाइम पीरियड बढ़ाना ही उद्देश्य है तो क्या ज़रूरत है ऑसिलेट कराने का? इनफाइनाइट टाइम पीरियड रहेगा बिना ऑसिलेशन का ही। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? इसलिए हम टाइम पीरियड को घटाना चाहते हैं, और टी को कम करने के लिए इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए cos थीटा का मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो cos थीटा का मान सबसे ज़्यादा कब होगा? 0 डिग्री पे। तो अगर दोनों पैरेलल हो जाए थीटा 0 पे, तो टी का मान सबसे ज़्यादा आएगा m बाई 3 के। मतलब टी का मान सबसे कम आएगा m बाई 3 के। अब अगर ये 90 कर दोगे तो 2k, और अगर 180 कर दोगे तो k, मतलब थीटा का मान 0 कर दोगे तो m बाई 3 के, थीटा का मान 90 कर दोगे m बाई 2 के, और थीटा 180 कर दो तो m बाई k। cos 180 माइनस 1 होता है। समझ गए? तो ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि 3-4 बात में ही एक बात पूछ ले। बच्चों बताओ, थीटा बराबर अगर 0 है तो t का मान m बाई 3 के, ये t का मान सबसे कम है। समझ आ रहा? ये सबसे कम है, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर थीटा का मान 90 कर दिया जाए तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान 2k। अब थीटा का मान 180 कर दिया जाए तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान k। IIT के पेपर में 180 कर दिया था, एक इधर कर दिया था, एक इधर कर दिया था, बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया था। मतलब 2 स्प्रिंग ऐसे लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। समझ में आ रही मेरी बात? पेपर IIT के पेपर का सवाल है, और उसने टीचर ने बड़े आसानी से बना दिया क्वेश्चन, और बोला ये और ये तुम्हारा ब्लॉक और ये है स्प्रिंग, लगाओ टाइम पीरियड। अब जिनको आ रहा था वो तो डायरेक्ट लिख दिए, और जिनको नहीं आ रहा था लेके वहीं पे गोला मोला कर रहे थे, हैं? अब ये इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है कि जब भी सवाल आए तो डायरेक्ट लगा लेना। 3 स्प्रिंग में 2 स्प्रिंग के बीच का एंगल दे देगा। अब थीटा अगर 120 कर दिया जाए तो भी आ जाएगा। cos 120 2 माइनस 1 बाई 2, कोई भी एंगल दे दे आ जाएगा। बच्चों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे नोट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली पेपर में रहता है, दे देगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैंने कैसे कैसे निकाला? हाँ, ये लॉजिक कैसे आया वो लास्ट का ध्यान रखो, बाकी सब समझना चाहिए। चलिए, ये भी आपको आ गया। अब आप सब मास्टर हो गए, अब कोई भी सवाल लगा लोगे। अब आपको अगला सवाल देने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन और कर लो।
ये बच्चों एक कोई रॉड है, और यहाँ पे ये पाइवट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकल नहीं है, बनाया ऐसे ही है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस किनारे पर एक स्प्रिंग है, इधर इस किनारे पर भी एक स्प्रिंग है, दोनों किनारे पे दो स्प्रिंग, एक इधर एक उधर लगा दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इस रॉड का लेंथ L है यहाँ पे, और इसका मास cm है। अगर इसको उधर धकेल दोगे और फिर छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करेगा। समझ आ रहा है कैसे कैसे ऑसिलेट करेगा? अब आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड इसका कितना होगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, स्प्रिंग और रॉड सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा। बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इस रॉड का मास है m, लिखा जाए टाइम पीरियड ऑफ रॉड ऑफ मास m and length L and length L। तो सवाल में पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L। तो देखो इसका तरीका क्या है, स्लाइटली डिस्प्लेस करो, एक किसी तरफ रॉड को थोड़ा घुमाओ, अब इस रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस करनी है आपको। अब बोर्ड पे देखो, मैं थोड़ा समझाता हूँ, फिर एक सवाल आपसे और लगवाऊंगा। बच्चों सुनो, इसको समझो, मैं लगा रहा हूँ, आप ध्यान सुनो। इस स्प्रिंग को हम बीच में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, मेथड एक ही होगा, कहीं भी स्प्रिंग को लगा दें, तरीका एक ही होगा। अब आप देखो, अब देखो मैं लगाने जा रहा हूँ। जब भी कोई सवाल दिया जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है तो देख के खुश होना चाहिए, कुछ भी हो लग जाएगा। अब इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते, आप ऐसे ले आते, ये डिस्प्लेस हो जाता। ये रॉड को मैंने इस प्लेस पे ले आया। अगर ये एंगल, थोड़ा सा एंगल तो घूमा है, बच्चों बोर्ड पे देखो, अब जो एंगल घूमा है ना, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये लेंथ L है। तो ये इतना जो डिस्प्लेस हुआ है, इतना आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, L थीटा हो गया। अब अगर L थीटा हो गया तो ये जो स्प्रिंग का ये किनारा था, ये वाला, ये इधर कंप्रेस हो जाएगा। अब अगर ये कंप्रेस हो जाएगा तो इधर की तरफ फोर्स लगा देगा,
और कितना लगा देगा के एल थीटा, सही है, के एक्स माने के एल थीटा। उसी तरह से ये वाला जो स्प्रिंग है ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, ये यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, जब ये एक्सपैंड हो गया तो अपनी ओर ये खींच लेगा के एल थीटा। तो बच्चों इस बॉडी पर, इस रॉड पर दो फोर्स लग रहे हैं, इस रॉड पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, और इसका भी काम क्या है, इसको इधर धकेलना, इसका भी काम क्या है, इसको इधर धकेलना। तो मैंने जो किया है उसका ये सपोर्ट कर रहा कि अपोज कर रहा है। तो बच्चों ये फोर्स लगा रहा है कि टॉर्क, अगर एंगल है तो भाई टार्क ही होता है ना, अब वो टार्क लगा रहा है। अब टार्क की वैल्यू जरा बताना। टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, माइनस साइन पहले लगा देना। फोर्स के एल थीटा वो भी है, के एल थीटा ये भी है, चाहे दोनों को एक ही तरफ कर लो, है तो एक ही तरफ। तो आप टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 2 के एल थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। बच्चों टाउ बराबर होता आई अल्फा बराबर माइनस 2 के एल स्क्वायर थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा बराबर माइनस 2 के एल स्क्वायर थीटा, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बराबर माइनस 6 के एम बाई थीटा, और ऑल ऑफ यू नो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, हैंस व्हाट विल बी टाइम पीरियड वी कैन गेट वेरी इजली। अब बच्चों यहाँ से टी का मान तो आ ही गया, अब आप ओमेगा लिख सकते हैं, टी का मान लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर हुआ रूट में 6 के बाई एम, तो टी बराबर हुआ 2 पाई बाई ओमेगा, तो एम अपान 6 के। तो बताओ इस टाइप का टाइम पीरियड निकाल लोगे। अब ये स्प्रिंग रॉड, स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी कनेक्ट करके सवाल देने का प्रथा है, ऐसे लगाना है। अब इसके बाद आपको जो 2 सवाल दिए जाएंगे वो आपका ब्रेन टेस्ट है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक टाइप का एक सवाल और हो गया, एक सवाल और कर लीजिए। देखो इसका कांस्टेंट के दिया है और इस बॉडी का मास m दिया है, पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, छोटा छोटा सवाल। आ गया, हाँ बोलो। ठीक, देखिए आपकी क्लास से आंसर जो आया है, वो आंसर इनका जो आया है वो सब लोगों को मैं आंसर मिलवाता हूँ, देखिए कैसे लगेगा, सुनिए। हाँ यही आ रहा है ना, 4m के, ठीक है। देखो आप लोगों ने इस सवाल को तो लगाया ही है, स्प्रिंग पे बड़ा दिन तक क्वेश्चन कराया था। आप भूलने का रिकॉर्ड बनाते हैं,
देखिए मैंने ये बोला कि भाई इस वाले ब्लॉक को थोड़ा पुल कर दो। तरीका तो यही है कि स्लाइडली डिस्प्लेस कर दो। अब अगर ये डिस्प्लेस कर दिया तो देखो यहाँ टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, इसमें भी टी आएगा, और अगर यहाँ भी टी आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। यहाँ टी आएगा तो यहाँ पे 2t आएगा। यहाँ पे 2t आएगा। अब देखो यहाँ पे 2t आ गया, पुलिया लगाओ। अब ये भी तो कुछ एक्सपेंड किया ही होगा, मान लो एक्स डैश किया है और ये कितना किया है, एक्स किया है। पुलिया दो जगह लगा दो, ये पहले वाले में लगाओगे तो -tx होगा और ऊपर लगाओगे तो 2tx डैश होगा बराबर 0। बच्चों फिर आप लिखोगे लिखोगे 2x डैश बराबर ही x लिखोगे। अब x डैश है, यहाँ 2 है तो अंदर भी 2 होगा, और इसको x डैश को मैंने कहा था कि लिखोगे t/k, एक ही के है। तो अगर वैसे भी निकालना चाहते तो kx डैश बराबर 2t, तो x डैश बराबर क्या हुआ, 2t/k, यहाँ 2t/k बराबर x आ गया। अब इसे लिखोगे t बराबर, उधर गया k/4x, क्या गया, k/4x। तो बच्चों इसमें जो k इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, k/4। 4 क्या आया, k/4। k इक्विवेलेंट कितना आया, k/4 आया। जब k इक्विवेलेंट k/4 आया तो अब आपको t बराबर लिखना, टाइम पीरियड देखो, एक टाइम पीरियड है, दोनों जगह t लिख रहे हो आप। अब इस टाइम पीरियड को हम t लिख देते हैं, या स्मॉल t के बजाय कैपिटल T डैश कर देते हैं। वो टेंशन को t ही रहने दो, वैसे ही पढ़े थे इसलिए उसको वैसे ही रहने दो। टाइम पीरियड t डैश कर दिया जाए, 2π